पाकिस्तान का और इंडिया का तालीमी निज़ाम जो है ना, बरतानिया और यूएसए से बेटर है। करियर काउंसलिंग का तो बहुत बड़ा फुकदान है। ये पाकिस्तानियों का मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक मुझे महसूस होती है ना, वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। इनको इंग्लिश नहीं आती। शहबाज़ गिल जैसे लोग नून लीग में मौजूद हैं, पार्टी में आपको हर तरह के लोगों को स्पेस देनी पड़ती है। इस कंट्री में रहते हुए आपको ज़िंदगी के 50 साल बाद भी आपसे ये बात पूछी जाएगी कि ओरिजिनली वेयर आर यू फ्रॉम? उनके साथ जिनसी ज़्यादती उनके घर के अंदर उनके फैमिली मेंबर्स ने की। जो शुरुआत है ना, वो यहाँ पर इस गोरा कल्चर ने की है। फिर उसके बाद इसको अडॉप्ट किया है देसी कम्युनिटी ने भी। अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग में एक बार दोबारा खुश आमदीद। आज हमारे मेहमान एक नौजवान पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। उनका मुख्तसर वैसे अच्छा खासा उनका बड़ा तारुफ है, बड़ी खिदमात हैं छोटी सी उम्र में। वो CEO हैं क्रिएटिव ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड और जी प्राइम लिमिटेड। ये इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन से लेते हैं ये है क्या ग्रुप। फिर इसके अलावा ये मेंबर हैं ऑल पाकिस्तान हायर एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी, ये FPCCI की एक कमेटी है, उसके मेंबर हैं ये। फिर ये मुशीर की हैसियत से, एडवाइज़र की हैसियत से भी मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूथ की बेहतरी, यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। BBA किया है इन्होंने इल्मा यूनिवर्सिटी कराची से और MSc किया है कवेंट्री यूनिवर्सिटी, काफ़ी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है उसके लंदन कैंपस से। तो बकिया इनसे ही जानते हैं और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है उनसे फ़ायदा उठाते हुए कुछ क्लैरिफिकेशन जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इन इंटरव्यूज से हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। रिजवान, हमजा रिजवान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, आप कराची आए थे? 100%। अच्छा, किस ईयर में आप UK मूव कर गए थे और उसका रीज़न क्या था? वो पूरा सिनेरियो क्या था? वो थोड़ा-सा अगर आप ब्रीफली Yes. So डिफाइन कर back सकें। in 2020 December, I moved to the UK basically. और रीज़न उसकी सिंपल थी कि मैं अपनी एजुकेशन के लिए ही यहाँ पर आया था। बट द थिंग इज़ दैट मेरा जो बिज़नेस था वो ऑलरेडी इंटरनेशनल था। इट मीन्स दैट कि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ जो है वो काम कर रहा था, जिसमें मेरे क्लाइंट्स जो थे वो UK एंड USA में थे। तो मैंने कभी पाकिस्तान में जो है कभी यानी लोकल मार्केट के अंदर कभी काम नहीं किया और लकीली मुझे ये एक्सपोजर मिला। और जब मैं यहाँ पर आया अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, सो देन आई एस्टैब्लिश माय ओन कंपनी ओवर हियर एंड द सेम बिजनेस व्हाट आई वाज डूइंग इन पाकिस्तान आई जस्ट कैरी फॉरवर्ड ओवर हियर। सो आई गॉट द गुड रिस्पॉन्स एंड देन आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विद दैट। यानी कि अभी भी आप UK में अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। किस तरह का बिजनेस है एग्जैक्टली। और जॉब क्यों प्रेफर नहीं किया आपने? जी, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली क्रिएटिव ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वी मेनली फोकस ऑन द IT सर्विसेज। सो आई हैव अ स्टाफ बेस्ड इन पाकिस्तान जो कि IT सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्रिएटिव ग्रुप के अंदर। और जी प्राइम लिमिटेड, वी आर बेसिकली डूइंग ई कॉमर्स इन जी प्राइम लिमिटेड। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे डिफरेंट ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, जिसमें हम चाइना से और डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इम्पोर्ट करते हैं UK के अंदर and then we sold out in the UK. सही है। अच्छा, अब इस इंटरव्यू करने का मकसद, जैसा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत हाल, उनकी कामयाबी के राज और अगर कोई नाकामी का अवसर है तो उस पर बात करना है। हम यूथ पर ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। पाकिस्तानी यूथ जो अभी रिसेंट पास्ट में आ रही है, जाहिर बात है आप खुद भी बहुत यंग एज में हैं, तो उन लोगों को आप क्या देख रहे हैं? कोई चीज़, कोई कुछ कुछ कमियां हैं या वो भरपूर तरीके से एक अच्छे हुनर के साथ आ रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं? एक्चुअली देखिए अशर, बात सारी ये है कि डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, आपका विजन क्या है। मुझे यूके आने के बाद और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा कि मुझे ऐसे लोग अपनी सराउंडिंग्स में मिले जिनसे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला, जो उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े थे। उनकी मैं रिस्पेक्ट करता था और उनसे मैंने सीखा बहुत, चाहे वो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हों, फिर चाहे सीनियर पॉलिटिशियंस हों। तो उन सब के साथ मुझे बैठने उठने का और डिफरेंट प्रोग्राम्स में शामिल होने का मौका मिला, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मुझे जब मैं यूके आया तो यूके आने के बाद मुझे इस चीज़ का आइडिया होगा कि पाकिस्तानी यूथ में और जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो यूथ इस कंट्री के अंदर मौजूद है, क्योंकि आपको पता है यूके, यूएसए एंड कनाडा वो कंट्रीज़ हैं और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो कि मेनली इमिग्रेशन के ऊपर बेस्ड करता है, यू नो व्हाट। एंड इमिग्रेशन पे बेस्ड करने के साथ साथ जो वर्क फोर्स है मेनली वो इमिग्रेंट ही हैं जो कि इन कंट्रीज़ के अंदर सर्व कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर।
पाकिस्तानी यूथ और जो हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ की यूथ है, उसमें डिफ़रेंस ये है, मैं अपने नेबर्स का ही आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जो कि इंडिया है। इंडिया की मेजॉरिटी यानी एक एक लार्ज नंबर ऑफ यूथ जो है वो इमिग्रेंट मौजूद हैं, यूके में भी और उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि लंदन वो सिटी है, जहाँ पर मैं भी इस वक़्त मौजूद हूँ, जहाँ पर आप समझ लें कि इस वक़्त इंडियंस के जितने घर लंदन में मौजूद हैं, उतने किसी और या इवन ब्रिटिशर्स के भी यहाँ पर उतने घर मौजूद नहीं हैं। तो इंडियंस की एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि इंडियंस में और पाकिस्तानी में जो मुझे डिफ़रेंस नज़र आता है, मेरे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं यहाँ पर, कि वो स्किलफुल्ड हैं। वो इंडिया से जो है यानी जब वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो एक विज़न, एक मकसद को लेकर आ रहे हैं। जबकि हमारे पाकिस्तानी यूथ का एक सबसे बड़ा फुकदान जो मौजूद है, जो कि मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान में भी बताता था और डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस में भी, कि हमारा विज़न ही क्लियर नहीं है। हमारी विज़न क्लियर नहीं है और पाकिस्तानी नौजवान यहाँ पर जो आते हैं, नो डाउट बहुत सारे पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा काम भी किया और कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तानियों को आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की खिदमत कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेनली न्यू यूथ यहाँ पर आ रही है, दे डोंट हैव विजन, दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो बस यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लेकर आ जाते हैं सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर सख्त मेहनत नहीं करनी है। सख्त मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ मजदूरी करनी है। सख्त मेहनत का मतलब ये है कि आपके पास एक विजन, एक गोल होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ को सक्सेसफुली किस तरह प्रोसीड करना है और किस तरह कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन हमारी जो मेनली पाकिस्तान की यूथ यहाँ पर आ रही है, वो सिर्फ मजदूर तबका है। और मुझे बड़ी हैरत हुई यहाँ पर, आप यकीन करें, कराची में मैं बहुत, क्योंकि अच्छे काबिल पढ़े लिखे लोगों में उठता बैठता था, कि यहाँ पर मेजॉरिटी तबका वो है अशर, जो कि पढ़ा लिखा नहीं है पाकिस्तान से, जो कि विलेजेस के मेजॉरिटी जो स्टेक है यहाँ पर पाकिस्तानियों को, वो सारे विलेजर्स हैं। तो वो जब यहाँ पर आते हैं और यहाँ के लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही यूनिक चीज़ होती है। अब हम क्योंकि बड़े शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा यूनिक नहीं थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान में भी एक अच्छा लाइफस्टाइल देखा। तो मेरे ख़्याल से वजूहात ये हैं कि जब एक मज़दूर तबका पाकिस्तान से, एक विलेजर जब यहाँ पर आता है, तो वो मज़दूर वाला ही माइंडसेट लेकर आता है और वो उसी चीज़ को जो है मूव फॉरवर्ड करता है। तो अच्छा, ज़रूरी यहीं ये पर है आप आज। रुकिएगा। हुँ, जो हुँ। जो आप बता रहे हैं, जो हमारा जो देहाती साइड है, वहाँ से हुँ, लोग हुँ। ज़्यादा आते हैं, तो उनके पास पैसा है, उस बुनियाद पर आ सकते हैं, इस वजह से आ पा रहे हैं, या अवेयरनेस, या समझ लें वो तंग ज़्यादा हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पहुँच रहे हैं। बड़े शहरों के लोगों में अर्ज इस वजह से नहीं है कि ऑलरेडी वो बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो उनके दिमाग में नहीं है, ख़ास तौर पर कराचीइट्स के दिमाग में नहीं है कि जी हमें इस तरफ जाना चाहिए, वेस्ट की तरफ। अच्छा, ये ये है आपका बड़ा मसला। अच्छा सवाल है। इसके पहले सवाल इसके मैं एक पहला हिस्सा जो सवाल का जवाब है, वो मैं आपको ये देना चाहूँगा कि इस वक़्त पाकिस्तान में आप किसी भी नौजवान से पूछेंगे उसकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश क्या है, वो ये बोलता है कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है, ठीक है? और आपके जवाब का सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, उसका मैं आपको जवाब ये देना चाहूँगा कि जो विलेजर्स आ रहे हैं, मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई जब मैं यहाँ पर लोकली मिला, क्योंकि मैं कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज हूँ। उनके पास पैसा मौजूद है। उनके पास पैसा इस तरह से मौजूद है कि उनकी, आपको पता है, विलेजर्स के पास ज़मीनें होती हैं, जो गाँव देहात होते हैं। तो वो वहाँ से, इनफैक्ट मुझे तो ये तक भी पता चला, जब मैं यहाँ पर कुछ लड़कों से मिला या कुछ लड़कियों से मिला, कि वो अपने घरों को बेचकर या अपनी ज़मीनों को बेचकर जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लेकर आए हैं, जो कि तकरीबन 50% फ़ी पे करके यूके के अंदर आएँगे, हम यहाँ सेटल होंगे। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दें कि जब एक शख्स अपना सब कुछ बेचकर पाकिस्तान से आ रहा है, क्योंकि देखें कराची में, और जो हम लाहौर या इस्लामाबाद की बात करें, वहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, एक्सपोज़र ज़्यादा है, सीखने का मौके बहुत सारे हैं। लेकिन पंजाब में, और ख़ास तौर पे इंडियन पंजाब की मैं बात करूँगा, वहाँ पर जब कोई भी बच्चा है, कोई भी नौजवान बड़ा होता है ना, तो उसका ख्वाब, क्योंकि बचपन से उन्होंने ये देखा होता है कि ये बाहर है, वो बाहर है, तो उनकी ख्वाहिश यही होती है कि नहीं, हमारा बेटा बड़ा होकर जो है वो बाहर ही जाएगा, और उसके लिए फिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो सही रास्ता हो, चाहे वो गलत रास्ता हो। और ऐसे केसेस में नाकामी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाकामी के चांसेस मैं समझता हूँ कि 90% हैं, ठीक है? लेकिन डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस तरह के लोगों में उठ बैठ रहे हैं। अगर आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं या आपकी जेंट्री अच्छे लोगों के अंदर अगर आप उठ बैठ रहे हैं, तो यकीनन आपको मौका मिलता है और आप सीखने की नीयत से आगे बढ़ते हैं। लेकिन 90% लोग मैंने देखा है यहाँ पे आने के बाद, जो कि इस तरह के विलेजेस से आ रहे हैं, उनकी स्ट्रगल का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। कामयाबी उनको भी मिलती है, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप अगर मेहनत करो, तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलता है। लेकिन वजह ये है कि उनका स्ट्रगल पीरियड जो है वो 4-5 ईयर्स से बढ़कर,
ठीक है? वो चला जाता है 15 से 20 साल के ऊपर और वो 15 से 20 साल उनकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन साल होते हैं, जिसमें उनके हुँ, इमिग्रेशन के मसाइल जो नंबर 1 सबके सबसे बड़ा मसला है। फिर इमिग्रेशन के मसाइल के साथ-साथ वो यहाँ पर वो लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड नहीं कर पाते या वो लाइफ़स्टाइल अचीव नहीं कर पाते, जो कि एक एक विज़न के साथ आने वाला जो शख्स है वो हुँ, 5-6 साल में उस लाइफ़स्टाइल को जो है अचीव कर लेता है। तो ऐसा भी मैंने जो है यहाँ पर देखा है कि जो लोग यहाँ पे 20-20, हुँ, 30-30 साल से मौजूद हैं, आज तक उनके अपने घर मौजूद नहीं हुँ। है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको 10-10 साल यहाँ पर हुए हैं, दे आर वेरी वेल सेटल्ड। तो डिपेंड करता है कि आपका रूट क्या है, आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और आप किस तरह के लोगों में उठ बैठ रहे हैं। अच्छा हमज़ा, आप इस सवाल का जवाब देना चाहें ना चाहें, मैं थोड़ा सीख लेना चाह रहा हूँ अगर इसका जवाब मिल जाता है। कि आप जब यूके आए थे, तो आपके पास कितना कैश था? एक अंदाज़न बता रहा हूँ, क्योंकि हुँ, हुँ, या हुँ। चलें इसको इस सवाल को ऐसा कर लेते हैं कि आप जैसा स्किल्ड पर्सन जो किस कराची जैसे बड़े शहर से आ रहा है, उसके पास स्किल भी है, उसने यहाँ के हुँ, हुँ। पढ़ना है, आगे बढ़ना है, चाहे जॉब करे या बिज़नेस करे, फिर भी एक मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए उसके पास? अच्छा, अब देखें आपका जो सवाल है ये बहुत ही डाइवर्सिफ़ाइड है, ठीक है? उसकी वजह ये है कि सबसे पहली बात ये है कि आप किस शहर में आ रहे हैं, ठीक है? हर हुँ, शहर के एक्सपेंडिचर्स डिफरेंट हैं, हर शहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। अब जो लंदन की हुँ, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़, ओके? अब मैंने जिस यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, वो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का लंदन कैंपस था। अब यही कोर्स अगर मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, जो कि कोवेंट्री एक शहर है यूके का, छोटा शहर है, वहाँ से अगर मैं करता तो वो मुझे 40% या 30% लेस अमाउंट में पड़ता। लेकिन वही कोर्स मैंने जब लंदन कैंपस से उनके किया तो मैंने 30% एक्स्ट्रा पे किया। तो लंदन में और बाकी शहरों में अगर आप आ रहे हैं तो यू नो व्हाट, फिर उस हिसाब से जो है ना कैलकुलेशंस होती हैं। अच्छा, और मैं एक एडवाइस ये भी देना चाहूँगा यहाँ पर आपके सवाल के जवाब में कि आपका ज़रूरी नहीं है कि आप लंदन आएँ। बहुत सारे लोग लंदन आने की ख़्वाहिश करते हैं। देखिए यूके पूरा एक कंट्री है। हर हुँ, यूनिवर्सिटी सेम है। एनवायरनमेंट हुँ, सेम है, लोग सेम है, क्योंकि यूके में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है कि यहाँ पर आपको हर कंट्री के मेजॉरिटी एशियंस ही नज़र आते हैं हर हर सिटी के अंदर। तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं और अपने खर्चों को जो है वो बचा सकते हैं। अच्छा, मैं जब हुँ, लंदन आया था आशर, तो उसके अंदर मेरे पास एक अच्छी अमाउंट थी, नो डाउट, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रहा था। मेरा अपना बिज़नेस पाकिस्तान में था और मेरे पास जो पैसे आते थे, वो पाउंड्स और डॉलर्स के अंदर ही आते थे। तो मैं एक अच्छी रकम पाकिस्तान से लेकर आया था और मैंने अपनी 50% फी पाकिस्तान में पे की थी और 50% जो रिज़र्व थे, वो मैं अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। और यहाँ पर लोग 50% रिज़र्व अपने साथ लेकर नहीं आते, लोग यहाँ पर आते हैं और फिर मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये कि यहाँ पर दूसरे तरीकों से काम करते हैं जो कि इल्लीगल तरीके होते हैं, वे आउट होते हैं, उस तरीके से काम करके अपनी जानों को भी खतरे में डालते हैं। लेकिन क्या वो यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस निकालने के लिए, फिर पीछे लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस तरह से यहाँ पर जद्दोजहद करते हैं। तो मेरे केस में ये था कि मैं एक अपने रिज़र्व साथ लेकर आया था और साथ ही साथ में अपने बिज़नेस को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा था। तो वो मेरे लिए एक एडवांटेज था। लेकिन आपने जो एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इनिशियली यहाँ पर आ रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो अभी रिक्वायरमेंट है यूके में, वो 50% फ़ी पेड होनी चाहिए। फिर उसके साथ-साथ आपके पास, अगर आपकी डिग्री 1 साल की है, तो आपके पास 1 साल का खर्चा मौजूद होना चाहिए। खर्चे का मतलब ये है कि इट इज़ इंक्लूडेड योर रेंट पूरे 1 साल का, ठीक है? हुँ, वो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखाना है। आपके खाने-पीने का खर्चा, वो आपने अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखाना है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी बताती है कि 1 साल में आपके ये एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो ये 50% अमाउंट आपने पे कर दी, 50% फ़ी प्लस आपका रहने का खर्चा यूके में, जो कि आपकी अकोमोडेशन हो गई, फूड हो गया। इन चीज़ों को आपने कवर करके एक बैंक स्टेटमेंट अपना जो है वो दिखाना होता है। तो इस तरह से जो है वो आप यूके आ सकते हैं और मेरे ख़्याल से आपके पास हुँ। 6 से 7 हज़ार में इस वक़्त जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और इससे कम भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन दे देती हैं और हुँ। आपके पास बाकी रिज़र्व होने चाहिए। अच्छा, एक एजुकेटेड इंसान आप जैसा जिसके पास थोड़ा अमाउंट भी अच्छा था, 2020 में आया, तो वो कितने साल में खुद को समझता है कि मैं स्टेबल हो गया हूँ? माशाल्लाह आप 2025 में, और मैं आपकी बातों से फ़ील कर सकता हूँ कि आप साल डेढ़ साल पहले ही शायद ये फ़ील कर चुके थे कि सही है, मैं अब स्टेबल हो गया हूँ, बस अब आगे बढ़ना है। तो कितने साल लगते हैं अगर आपकी पोज़ीशन में कोई शख्स आता है? जी। अब देखें आशिर, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सर्कमस्टेंसेस किसके क्या हालात हैं, कौन किस हालात से गुज़र रहा है, ठीक है? मैं स्टेबल, आप कह सकते हैं कि मैं स्टेबल ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहा और ये मेरे मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मैं 2-3% उन लोगों में के अंदर हूँ, जो कि जिस पर अल्लाह का बड़ा एहसान रहा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें अल्लाह का बड़ा एहसान रहा मुझ हुँ, पर और मैं हमेशा अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वो स्ट्रगल शायद नहीं करनी पड़ी जो आज से पहले मेरी एक हमारे रिलेटिव हैं, वो आए थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की क्योंकि उसकी वजह ये थी वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है? और वो फिर 90s के आए हुए हैं, तो उस वक़्त दौर कुछ और था।
लेकिन मैं स्टेबल ही था, मैंने अपने जो है गोल्स सेट किए हुए थे कि मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरा मूड ये था कि मुझे यहाँ रुकना है, नहीं रुकना। लेकिन जब मेरे बिज़नेस को इस कंट्री ने सूट किया, तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने यहाँ रुकना है। तो मैंने अपना वीज़ा जो है वो अपने बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक कंपनी और डेवलप की, जो कि मेरी होलसेल की कंपनी है, हम होलसेल कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, हमने वो काम शुरू किया। पाकिस्तान में मज़ीद हमने हायरिंग शुरू की। मेरे पास इस वक़्त 15 टू 20 एम्प्लॉइज़ पाकिस्तान के अंदर हैं। और मैं मतलब ये कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे स्टेबल होने में यहाँ पर मुश्किल हुई, और इंशाल्लाह आप अभी मैं इस साल के आखिर में घर भी लेने वाला हूँ अपना पहला, यूके के अंदर अपनी पहली प्रॉपर्टी भी लेने जबरदस्त। वाला हूँ। तो ये कि डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, लेकिन जो नया बच्चा यहाँ पर आ रहा है उसके लिए यहाँ पर हालात मुश्किल हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप सिर्फ इसी माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि आपने सिर्फ जॉब ही करनी है, आपने डिलीवरी का काम करना है, आपने किसी रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 10 से 15 साल में भी यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटल्ड हो सकते हैं। तो ये कि आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड हो, या फिर जो है कोई भी ऐसी स्किल्स हो। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखें आप, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप भी ये काम अभी इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस वक्त हर चीज़ के ऊपर हावी है, तो कम से कम आप डिजिटल स्किल्स सीख कर आए यहाँ पर, ताकि आप देखें, लोग देखना चाहते हैं बाहर के एनवायरनमेंट को, बाहर की चीज़ों को। मैं पाकिस्तान में मीडिया के साथ जो है वो एज एन एनालिस्ट और डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर मैं काम कर रहा था। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, हमज़ा आप भी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करें, लेकिन मैं जो है मैं बाय प्रोफेशन एक बिजनेस पर्सन हूँ, तो मेरा मेनली फोकस जो है वो ही है, मैं उसी से ही पैसे कमाता हूँ। तो लोग डिजिटल यहाँ पर प्लेटफॉर्म बहुत का सारे मतलब वो टूरिज्म टाइप बाहर के मुख्तलिफ एग्जैक्टली चीजें लाइक दिखाना। इवन देयर आर लॉट ये ऑफ पीपल नोमैड हु आर वीजा शोइंग। वगैरह पे भी काम आती है ना चीज। एग्जैक्टली, सो बेसिकली व्हाट हैपनिंग, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अपनी डेली लाइफ को दिखा रहे हैं, डेली रूटीन को दिखा रहे हैं, पीपल आर वाचिंग इट। क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को अच्छा लगता है कि ओवरसीज में क्या हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं देखना। बहुत सारे लोग ये चीज़ें भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अब एक विलेजर्स या एक गाँव से कोई भी शख्स यहाँ पर आ रहा है, उसके पास वो स्किल्स भी नहीं होती हैं, क्योंकि उनको बात ही करना नहीं आती है। अच्छा, फिर वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, मेजोरिटी यहाँ पर 90% बच्चा वो है पाकिस्तानी, जिसको यूनिवर्सिटी में आने के बाद उसको एजुकेशन समझ ही नहीं आ रही होती है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक पहली बात तो ये वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका वो एनवायरनमेंट नहीं होता है, और फिर यहाँ पर जब वो ब्रिटिश लैंग्वेज, जो ब्रिटिश एक्सेंट है, जब वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, तो 90% बातें उनके सर से गुजर जाती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जो है कोई ना कोई शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उसको फाइंड आउट करते हैं अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। इस तरह से वो जो है अपने डिग्रीज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो उसको स्टडी नहीं करते हैं, तो फिर वही स्किल्स की कमी जो है वो उनके पास मौजूद है। अगर वो उसको प्रॉपर स्टडी करें, अब आप सोचें, आप इमेजिन करें, आपने इतनी मेहनत करके यहाँ पर, मतलब पाकिस्तान से कर्जे लेकर और सब आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है। जी जी। आपने कोई साल में, एक साल के अंदर आपने 1.5 करोड़ रुपए करीब, यूके की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली मैं, 1.5 करोड़ रुपए के करीब आपने एक साल में खर्च किया है अपनी डिग्री के ऊपर। और आप जी जी। इमेजिन करें कि जिस डिग्री के ऊपर आपने 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है, उससे आपने कुछ सीखा ही नहीं। आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा अलमिया है हमारी हमारी उन लोगों के लिए, और उन माँ-बाप के लिए जो बेचारे अपनी ज़मीनें और अपने घर बेच के जो है अपने बच्चों को कर्ज़े ले लेकर जो है बाहर भेज रहे हैं, और यहाँ आने के बाद बच्चे जो है उस तालीम को हासिल नहीं कर रहे। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, जिस पर मुझे इंतहाई अफ़सोस होता है। अच्छा, एक चीज़ और, अब पाकिस्तान में कोई शख्स है अगर कराची में, लाहौर में, उसका फ्यूचर गोल्स आसान हो जाते हैं क्योंकि वो शहर बड़े। अब आपने कहा जैसे कवेंट्री, या आप लंदन नहीं भी आना चाह रहे, तो शुरू में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो किसी ऐसे शहर में आ जाएं जो निस्बतन छोटा शहर है, या इंडक्शन वहाँ पे समझ लें इमिग्रेंट्स की कम है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी के या वहाँ के कैंपस के जो डिग्री होगी उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी अहमियत उतनी ही होगी जितनी लंदन की यूनिवर्सिटी या उसके कैंपस की होगी। और दूसरा, चांसेस स्ट्रगल डबल तो नहीं हो जाएगी कि आप छोटे शहर में आए और फिर आप बनस्बत इसके कि आप डायरेक्ट लंदन में या बर्मिंघम में आते हैं। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ कि पहली बात ये है कि डिग्रीज़ जो है ना, हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा अजीब-सा कॉन्सेप्ट है, और एक बहुत ही अजीब एक मेंटालिटी है, मुझे समझ नहीं आती मेंटालिटी क्यों है। अब आपको एक बात जान के इंतहाई हैरत होगी जो मैं आपको बताने लगा हूँ। पाकिस्तान का और इंडिया का तालीमी निज़ाम जो है ना, तालीमी निज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? हम लोग गरीब मुल्क हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो बर्तानिया और यूएसए से बेटर है। क्यों? उसकी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यूके के अंदर ऐसे-ऐसे बच्चों ने डिग्रीज़ कंप्लीट की हैं, जो कि मेरे ख़्याल से ठीक से जो है ना, वो कुछ लिख भी नहीं सकते। अगर उनको आप ऐसे लिखने के लिए दे दें, वो भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन है, वो है असाइनमेंट बेस। असाइनमेंट बेस एजुकेशन का मतलब ये है कि उसमें आपको अपनी रिसर्च, अपनी थॉट्स, अपनी कैलकुलेशन, एनालिसिस करने होते हैं, जो कि यहाँ बच्चे नहीं करते, पैसे देके बाहर से बनवा लेते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अलमिया है, और इंडियंस भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है?
जबकि पाकिस्तान में पेपर्स का सिस्टम है, आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर पेपर देना पड़ता है। तो वहाँ पर जो तालीम है, वहाँ पर आपको हासिल करनी पड़ती है। मैं अपने आप को तकरीबन कोई डेढ़ करोड़ 1 साल के अंदर खर्च करने के बाद ये बात आपको कह सकता हूँ कि जो तालीम मैंने पाकिस्तान में हासिल की, ठीक है, वो फ़ार मोर बेटर दैन मेरी यहाँ की एजुकेशन से थी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ हमारी डिग्री कंप्लीट हुई टोटल 8 महीने में। पाकिस्तान में हमने तालीम हासिल की 4 साल, जो अपना हमने बैचलर्स किया, तो वहाँ हमें सीखने का मौका ज़्यादा मिला बनिस्बत यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी जो एजुकेशन है वो असाइनमेंट बेस्ड एजुकेशन है, और बच्चे जो है वो घर आने के बाद तालीम हासिल नहीं करते। उनको फ़िक्र ये होती है कि हमने काम करना है, पैसे कमाने हैं, रेंट देना है और अपनी फ़ीस को कंप्लीट करना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि डिग्री की एक्सेप्टेंस की जो आप बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे पाकिस्तान के अंदर। मेरी डिग्री इल्मा यूनिवर्सिटी की बैचलर्स की ना मैंने एचईसी से वेरीफाई करवाई, ठीक है। मेरी जो एक जनरल डिग्री थी, जो मुझे पेपर मिला था यूनिवर्सिटी से, वो मैंने अपना यहाँ पर लंदन में सबमिट किया और वो मेरी स्ट्रेट अवे वो डिग्री एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो डिग्री की जो एक कॉन्सेप्शन है ना पूरी दुनिया के अंदर, के पाकिस्तान की जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री एक्सेप्ट होती है या आईबी की डिग्री एक्सेप्ट होती है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिग्री इज डिग्री मैन। आपकी फॉर्मल एजुकेशन, आप एक बात बताएं, आपने किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के अंदर 4 साल एजुकेशन हासिल की है, आप उस डिग्री को किसी दूसरे कंट्री में सबमिट कर देंगे, आपको क्या लगता है वो उसको फाड़ के फेंक देंगे? नो no, आपकी एजुकेशन आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नजर आती है, वो इस तरह नहीं करते। उनको मैंने अपनी डिग्री सबमिट की, उन्होंने मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू कंडक्ट किया, उसके बाद उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी एंड देन इट गॉट एक्सेप्टेड। अब आप बात कर रहे हैं यूके की डिग्री के अंदर कि यूके में हम किसी छोटे शहर से डिग्री करते हैं। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट की है ना अपनी लंदन के अंदर, वो गोल्ड कैटेगरी के अंदर ये दिक्कत अंदर आती है। यहाँ पर 3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ की, गोल्ड, सिल्वर एंड देन ब्रॉन्ज़। तो मेरी सबसे टॉप क्वालिटी की यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर, जो कि हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी थी, यूके की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में वो आती है। 5 या 6 नंबर है उसका। तो मैंने उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए। अच्छा, जो सिल्वर और ब्रॉन्ज़ कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी जो फीसेस हैं वो थोड़ी-सी कम है, लेकिन डिग्री की वैल्यू सेम है, लोग सेम हैं, टीचर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी किस्म का भी। लेकिन क्या भाई ये कॉन्सेप्ट है कि वो हमने कैम्ब्रिज से तालीम हासिल की है, हमने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से कहाँ तालीम हासिल की है, हमने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की है, डिग्री जो यूके की है वो सेम है। और आप इस वक़्त, आप और मैं जब 2025 में बैठे हैं ना, तो इस वक़्त मेनली सिर्फ़ एक चीज़ फ़ोकस है, वो है कि किसी भी इंसान की कामयाबी का जो पैमाना है ना इस दौर के अंदर और इवन इन द यूके, वो सिर्फ़ पैसा है। अब वो पैसा आप अपनी स्किल से किस तरीके से कमा रहे हैं, किस तरह जनरेट कर रहे हैं। तालीम यकीनन ज़रूरी है। देखिए, तालीम आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, आपके माइंडसेट को खोलती है, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं, आप बशर यकीन करें, कि वो रेंज रोवर जैसी ब्रांड न्यू गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, और लेकिन जब आप उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं यार, ये तो मेरे कैलिबर का ही नहीं है, मैं इनसे बात ही नहीं कर सकता। तालीम ज़रूरी है। तालीम आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनैलिटी के लिए इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये आपके लिए एवेन्यूज़ ओपन करती है, लेकिन आपको स्किल्स और आपके स्किल्स के साथ-साथ आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ खड़ा होना है अगले 4 से 5 साल के अंदर। ये चीज़ जो है वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा। जी। हाँ, यानी कि मैं आपकी बात से एक चीज़ ये भी फ़ील कर सकता हूँ कि हमारे मुल्क में, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि तालीम का मयार वेस्ट से या एटलीस्ट यूके से बेहतर है, क्योंकि असाइनमेंट बेस्ड नहीं है, हमारे बड़ा डिटेल में ग़ालिबन आप बता रहे हैं कि पढ़ाया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो लैक कर रही है, आप इसकी करेक्शन कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि करियर काउंसलिंग नहीं है या मेंटोरशिप नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा ही स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ा लिखा तो होता है, लेकिन वो डायरेक्शन लेस होता है, और फिर जब यूके जैसे सोसाइटी में जाता है तो वो अक्सर नाकाम भी हो जाता है। ऐसा ही है? सो बेसिकली 5 साल मैंने पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग के जो टॉपिक है उसके ऊपर काम किया है। मैंने एक हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन रन की थी, ऑल पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसमें मेरे पास 1000 यंग जो यूथ है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, वो मौजूद थी। हुँ, करियर काउंसलिंग का फुकदान तो पाकिस्तान में शुरू से मौजूद है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस बंदे का जो पैशन होता है वो कर ही नहीं रहा होता। अच्छा, अब हम इतने गरीब मुल्क हैं, हमारा मसला ये है, और इवन यूके में आकर भी जो पाकिस्तानी की मेंटालिटी है वो सेम है। वो सोच के कुछ और आते हैं और कर यहाँ पर कुछ और होते हैं, क्योंकि उसकी वजह उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, पैसे उनको कमाने होते हैं, पीछे भी पैसे भेजने होते हैं जो उधार लेकर आए हुए हैं, और यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी देनी होती है, और फिर उसके बाद रेंट होते हैं। करियर काउंसलिंग का तो बहुत बड़ा फुकदान है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, और मैं आपको बताऊँ, मैं कोई बहुत अमीर फैमिली से पाकिस्तान में बिलॉन्ग नहीं करता था, ठीक है? मैंने कोई 2016 से काम करना शुरू किया था, बहुत छोटी एज से, जिसमें मैं रात में नाइट की जो है वो जॉब करता था, कॉल सेंटर के अंदर एक, और फिर उसके बाद मैं सुबह में अपनी एजुकेशन लेता था, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी पार्ट था, अपने आप को हुँ, ग्रूम करने के लिए। तो देखें, हुँ, आपको जब आप किसी गरीब मुल्क से आते हैं ना, गरीब मुल्क का हिस्सा होते हैं, तो वहाँ पर आपको समझ लें कि हमारे लिए जद्दोजहद डबल हो जाती है।
अब यहाँ के जो अभी अगर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे यहाँ के बच्चों के बारे में, तो उस पे आपसे डिटेल से बात करूँगा और आपको बताऊँगा यहाँ के बच्चों में स्किल्स के हवाले से और पाकिस्तानी बच्चों में क्या डिफ़रेंस है। तो हमारा मसला ये है कि हमारे अंदर करियर का जो करियर काउंसलिंग का एक फुकदान है, वो तो है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये हमारी जो यूथ है, उनकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। उनको पता ही नहीं है उनको क्या करना है। वो उन कामों के अंदर लगे हुए हैं, जो वो इस वक़्त रिफ्लेक्शन हो रही है, देख रहे हैं। अब मैं भी जब पाकिस्तान से यहाँ पर आया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फैमिली व्लॉगिंग वगैरह जो पाकिस्तान में आजकल बहुत कॉमन हुई हुई है, मुझे नहीं पता था कि ये क्या होती है, क्या नहीं होती है। हमने तो कभी पाकिस्तान में ये किया ही नहीं। हम तो फॉर्मली जब हमें कोई टीवी चैनल पर इनवाइट करता था, तो हम वहाँ जाकर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते थे, अच्छी पढ़ी-लिखी बातें करते थे, यही काम करते थे हम। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में निकला है। पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि फैमिली व्लॉगिंग जो है वो चल रही है। अब पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ, अच्छा वो अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में एक तो पहली तालीम जो है वो बच्चे ठीक से हासिल नहीं करते, सही है। फिर उसके बाद जो है वो अब इन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं कि अब हम ये काम करें, जो है मतलब अनएजुकेटेड या अनसॉलिसिटेड हम कुछ इस तरीके के काम करें जो कि जिससे हम पैसे कमाना हो, हमारे पास भी ऐसी गाड़ियाँ आ जाएँ, ये हो जाए, वो हो जाए। तो हमें तो देखें, हमारी तो डायरेक्शन जो हो रही है वो हुई एक अजीब तरीके से रही है। तो डायरेक्शन के लिए काउंसलिंग का होना ज़रूरी है। हमारा तालीमी निज़ाम नो डाउट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने यूरोप का तालीमी निज़ाम एक्सपीरियंस किया, और वो भी एक एक हाई क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। लेकिन असल मसला ये है कि हमारी जो विज़न और गोल्स जो है ना वो क्लियर नहीं है, और ये आपको कोई भी नहीं करके देगा अशर। ये दुनिया का में काम कोई नहीं करता, ये काम आपने खुद ही करना है। ये काम आपने खुद ही रिसर्च करनी है। आप यकीन करें, जब मुझे यूके एजुकेशन हासिल करने के लिए आना था, तो मैंने कोई 20 से 25 कंट्रीज़ की एक लिस्ट तैयार की थी। मैंने एक लिस्ट तैयार की थी, और उसमें मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से कैटेगरी बनाई थी और रिसर्च की थी कि यार अगर मेरा बजट इस कंट्री के अंदर नहीं बैठता, तो फिर इसके बाद मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, फिर फोर्थ ऑप्शन, फिर फिफ्थ ऑप्शन क्या है। अब यहाँ तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों ने बस प्लान किया मुझे बाहर जाना है, उन्होंने एजेंट को पैसे दिए, एजेंट ने उनका किसी भी यूनिवर्सिटी में उल्टी सीधी किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी शहर में उन्होंने एडमिशन कराया, पैसे लेके उनको वहाँ भेज दिया, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के साथ उस एजेंट का भी कमीशन होता है। वो यूनिवर्सिटी उस एजेंट को एडमिशन कराने के जो है 2.5 से 3 लाख रुपए देती है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अब बच्चे का तो अपना माइंडसेट है ही नहीं। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, जो बच्चा हमारा पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहा है, वो जिस तरह के दोस्तों में आता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ बहुत सारे ऐसे घर भी देखे हैं, जो नए लड़के यहाँ पर आ रहे हैं, लड़कियाँ। अगर एक घर के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है, तो सारे लोग उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एज़ उसका एक काम कर रहे हैं। एक बंदा अगर कोई सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहा है एक घर के अंदर, तो उस घर में सारे लड़के सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहे हैं। उस घर में अगर कोई डिलीवरी का काम कर रहा है, तो आप यहाँ पर आकर देखें, आपको अंदाज़ा होगा एक घर के अंदर जो 10-10 लोग रह रहे हैं, वो सारे लड़के डिलीवरी का काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अजीब-सी सूरत-ए-हाल है, जो कि देख के मुझे घुटन महसूस होती है कि ये किस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, या ये अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे अगले 5 से 10 साल के अंदर। एक अच्छा स्किल्ड पाकिस्तानी लड़का या लड़की बाहर अगर आता है यूके में, बिलफर्स्ट लंदन में ही, तो अगर उसका नेटवर्क अच्छा नहीं है जिसके ज़रिए जॉब हासिल की जा सके, या अवेयरनेस नहीं है उसको इस जॉब मार्केट के बारे में, तो क्या ये भी एक नाकामी का बायस बनता है? और एक और सवाल इससे कनेक्टेड ही, बायसनेस है पाकिस्तानियों के खिलाफ जॉब मार्केट में यूके में? अच्छा, देखिए मेजॉरिटी जो स्टेक है लंदन में ख़ास तौर पर, वो हम्म, जो है पाकिस्तानियों का नहीं, वो मैं कहता हूँ कि वो पूरे एशियंस का होल्ड है, ठीक है? अब जहाँ पर एशियंस का होल्ड है, देखिए अब हम पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेश का हम यहाँ डिफ़रेंस नहीं करते हैं। यहाँ हम 2 डिफ़रेंस करते हैं, या तो एशियंस हैं या तो यूरोपियंस हैं, ठीक है? तो आपको जो मेजॉरिटी आपके लिए इस वक़्त सबसे बड़ा एडवांटेज है, 90% जो लोग यहाँ पर इस वक़्त हैं, वो एशियंस हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो काम नहीं करते, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स जो हैं, जो वाइट हैं यहाँ के लोग, वो काम नहीं करते। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे यहाँ पर एशियंस भी हैं, जो कि जिनको 25-30 साल हो गए, वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर हैं, वो भी काम नहीं करते। काम करती है वो वर्कफोर्स जो यहाँ पर नए लोग आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जद्दोजहद करनी होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके वीज़े एसोसिएट होते हैं उनके काम के साथ। फिर उसके साथ साथ उनको अपनी तालीम हासिल करनी है, और उनको अपने खर्चे निकालने हैं, जो कि मेनली चीज़ें होती हैं। और वो जो न्यू कमर्स यहाँ पर हैं, जो फ्रेशीज़ हैं यहाँ पर,
उनको इसलिए मेहनत करनी होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट से वो एडवांटेजेस या बेनिफिट्स नहीं ले सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को यहाँ पर मिलता है। तो जॉब देखें हासिल करना मुश्किल ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि जितना मुश्किल पाकिस्तान में उतना मुश्किल इस वक़्त यूएस में भी, और यूएस में इस वक़्त वर्स्ट हालात हैं। तो जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि यूएस में मौजूद हैं और इस वक़्त दुनिया भर में मौजूद हैं, मेरे बैच के जो पाकिस्तान में हमने पढ़ा था, मेरे काफ़ी सारे लोग बाहर निकल गए। तो सभी मेरे दोस्त यार वहाँ पर मौजूद हैं। यूएस में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जा भी रहा हूँ अपने कुछ कामों के हवाले से। तो मतलब ये कि देखें मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस कंट्री के अंदर देखें पाकिस्तान में तो मसला ये है ना, करप्शन है, चोरी है। हर एक बंदा, मैं तो पॉलिटिशियंस या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की क्या बात करूँ, अगर एक पंचर लगाने वाला भी जो है उससे उसके पास आप जाएँ तो वो भी अपनी 2 नंबरी वहाँ पर दिखाता है, ठीक है? इस कंट्री के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप जेन्युइनली मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तो यहाँ का टैक्स सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, यहाँ के बैंक्स आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, यहाँ का पूरा निज़ाम आपको सपोर्ट करता है। लेकिन शर्त ये है कि आपने सख्त मेहनत करनी है, और एक मेरी एडवाइस है यंग जनरेशन को कि यहाँ पर थोड़ा-सा देसियों से मेजॉरिटी स्टेक उन्हीं का है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पिच से हटकर खेलेंगे ना, तो आपको अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि जो गोरा, जिसे हम ब्रिटिशर, जिसे हम व्हाइट पीपल यहाँ पर कहते हैं, वो प्रेफ़र करते हैं स्किलफुल पर्सन को और एक अच्छे जो है यानी ऐसे बंदे को जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। हमारे पास 99% पाकिस्तानी वो है यहाँ पे जिसको 30 से 35 साल हो चुके हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ देसियों के अंदर काम करते हैं, देसियों के साथ रहते हैं और देसियों में ही अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, उन्हीं को सोल्ड आउट करते हैं, उन्हीं से पैसे कमाते हैं। लेकिन यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है स्टिल, अगर आपकी कम्युनिकेशन, देखें पाकिस्तानियों का मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक मुझे महसूस होती है ना, वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, इनको इंग्लिश नहीं आती, ये सीख कर ही नहीं आते हैं वहाँ से। इंडियंस हमसे बाजी इसलिए आगे ले जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता है, दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर मेजॉरिटी स्टेक इंडियंस का है। मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, हैरोड्स यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है लंदन के अंदर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शिट इन लंदन, या जहाँ पर यूरोप से पूरी दुनिया भर से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। वहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, एक कॉफ़ी का जो कप है ना, वो भी मेरे ख्याल से आपको कोई जो है अराउंड पाकिस्तानी 16 से 17 या 20,000 रुपए का आपको मिलता है, जो कि 50 से 60 पाउंड का है, ठीक है? यानी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग सेंटर। मेरा एक फ्रेंड है इंडियन, उसने वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप में जो है काम शुरू किया एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम में। जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, वो गोरो की कंपनी थी, उन्होंने उसको फुल टाइम अकाउंट्स में जॉब दे दी, साथ में उसको 5 ईयर्स का वीज़ा स्पॉन्सर्ड किया, जो कि उसकी ब्रिटिश नेशनैलिटी को लीड करता है, और वो उसको अकाउंट्स में, अब वो उनके पूरे अकाउंट्स देखता है। तो मतलब ये कि हमारा मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी को तो इंग्लिश ही नहीं आती, आप उनसे इंग्लिश में बात करें, वो बोलते हैं आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। और और चलें। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मैं आपको एक हाँ, रीसेंट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जो कि थोड़ी हाँ, हाँ, फ़नी है। वो ये कि एक पाकिस्तान से यहाँ पर हमारी एंकर हैं, लाहौर से जो है वो यहाँ पर आई, ब्रिस्टल आई पढ़ने के लिए। लंदन यूके का एक शहर है ब्रिस्टल, छोटा शहर है। हुँ, तो वहाँ पर हुँ, पढ़ने के लिए आई, उन्होंने वहाँ पर अपने, वो पाकिस्तान से एलएलबी कर कर आई थी, और साथ ही साथ जब वो यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पर आकर अपना एलएलबी को फर्दर जो है वो एक्सटेंडेड एक कोर्स होता है, वो उन्होंने यहाँ पर किया कंप्लीट। अच्छा जी, वो उन्होंने कंप्लीट किया यहाँ पर। कंप्लीट करने के बाद वो लंदन आई। लंदन में क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन थी फेसबुक के थ्रू, तो उन्होंने कहा कुछ गाइडलाइंस के हवाले से या रहने के हवाले से, अकोमोडेशन फाइंड आउट करने के हवाले से, मैंने उनकी हेल्प आउट की, सारी चीज़ें की। आप यकीन करें अशर, मुझे इंतहाई अफ़सोस होता है और मुझे सम टाइम में अपने आप को जो है ना बड़ा एक अनकंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, जब मैं इस तरह के पाकिस्तानियों को अपनी सराउंडिंग्स के अंदर देखता हूँ। आप यकीन करें, उन्होंने यहाँ पर अपना लॉ कंप्लीट किया, यहाँ की लॉ को उन्होंने स्टडी किया। आप यकीन करें, उनको कुछ नहीं पता था यहाँ के लॉ के बारे में। कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। जो तालीम उन्होंने हासिल की, उससे ज़्यादा इमिग्रेशन की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मेरे पास थी, क्योंकि मैंने अपने सारे वीज़े, सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारे काम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर खुद किए हैं। इवन अपने सारे वीज़ाज़ मैंने खुद अप्लाई किए हैं ऑनलाइन जाके, क्योंकि यहाँ का ऑनलाइन सिस्टम बहुत ईज़ी है। इनफैक्ट आप जैसे जो शख्सियत हैं, वो भी बहुत ईज़िली ये काम कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पर जब आ जाएँ, तो उनके पास वीज़ा, उनको अप्लाई करने के लिए किसी सॉलिसिटर या लॉ मेकर की ज़रूरत नहीं है। वो सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आप डिटेल्स फिल करें, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं और वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, आपके पास डॉक्यूमेंट हो। आप यकीन देख रहे हैं, उनके पास कोई जो है इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट अवे मौजूद नहीं थी। उनको हर चीज़ के वाले से मैं गाइड करता था, सब करता था। 8 महीने वो इस शहर के अंदर रही हैं, ठीक है? और 8 महीने में, क्योंकि उनको चाहिए था बेसिकली एक व्हाइट कॉलर जॉब,
ठीक है? और साथ ही साथ व्हाइट कॉलर जॉब के साथ उनको यहाँ पर ना कोई मेहनत करनी थी, ना उनको यहाँ कोई जद्दोजहद करनी थी। वो ये कहती थी कि मुझे यहाँ जॉब करवा दें, वहाँ करवा दें। मैंने अपने लिंक्स जो मेरे बिज़नेसमैन हैं, मैंने उनको कनेक्ट किया, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए, उनका कोई इंटरव्यू अप्रूव नहीं होता था। अब फिर उसकी मेन रीज़न क्या थी? उसकी मेन रीज़न ये थी, पहली बात ये कि आपने अपने यहाँ पर डिग्री कंप्लीट की, आपने डिग्री यहाँ पर कैसे कंप्लीट की जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हत्ता कि आपके पास बेसिक लॉ की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जो कि यहाँ पर एक कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो कि अपने वीज़े के मामला सारी चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट करता है, आप उससे पूछें वो आपको गाइड कर देगा। लेकिन आपने लॉ पढ़ने के बाद और आप एक लॉ फर्म के अंदर जॉब कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बेसिक, आप मुझसे पूछ रही हैं बीइंग अ पर्सन कि हमज़ा ये किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से होता है। खैर मैंने उनको गाइड किया। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ का ना क्लियर होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि उसकी वजह देखें, आप लाख देसी लोगों के अंदर रह रहे हों, बातचीत कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी व्हाइट कॉलर जॉब, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम यूरोप, ठीक है? यूरोपियंस यहाँ पर मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स हैं, सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल एज़ वेल, दोज़ हू डोंट नो योर हिंदी, योर उर्दू। सो यू हैव टू डू दैट एंड यू नीड टू लर्न दैट। तो वो उनके पास नहीं थी। अच्छा, और फिर हमारा रहना और बनना-सवरना, पाकिस्तान में लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ से, मुझे समझ नहीं आती। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे पाकिस्तानीज़ को भी देखा है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है ये चीज़ देख के, क्योंकि देखिए मैं एक पढ़ी-लिखी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ नहीं है, मेरे लिए एक इंसान की पर्सनैलिटी और उसकी काबिलियत भी मायने रखती है। आप यकीन करें, मैंने यहाँ पर ऐसे लोगों को भी देखा है जो इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सूट-बूट पहनकर बैठे होंगे, लेकिन आप यकीन करें जब आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। उनके पास इन्फॉर्मेशन, उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने मेहनत की, बिज़नेस एस्टेब्लिश किया, ज़ाहिर है कहीं न कहीं अल्लाह ताला नवाज़ता है किसी न किसी तरीके से, वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो उनके पास दूसरी स्किल्स मौजूद है, लेकिन कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। मैंने पिछले 8 साल में जितना भी काम किया, वो 90% काम मैंने गोरों के साथ किया है। जब मैं पाकिस्तान में भी था, तो मेरे कस्टमर, मैंने आपको बताया, यूके और यूएसए में थे। तो आप यकीन करें, मेरे कस्टमर्स मुझे बाय नेम बाय फेस जानते हैं एंड दे नोज़ मी। मेरे पास कुछ कस्टमर्स यूएस के अंदर कुछ इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं हमारे पास, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, उनका टर्नओवर बहुत बड़ा है। वो हमारे साथ पिछले 8 साल से काम कर रही हैं और हमें वो एक्स्ट्रा पैसे देती हैं, इसलिए क्योंकि उनके साथ हमारी कंफर्टेबल पोज़ीशन है, ठीक है? दूसरी बात ये कि उन्हें पता है कि हमज़ा की जो कंपनी है, वो इस काम को उस तरह डील कर सकती है जिस तरह कोई नया न्यू कमर नहीं कर सकता, और हमारा एक उनके साथ इस तरीके से अलायंस हुआ हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है आप 8 साल से किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो आपको उस कंपनी को भी ये रिलैक्सेशन हो जाती है कि यार हमें पता है हमारे पीछे कोई बैठा हुआ है, हमें फ़िक्र नहीं है कि हम किसी नए बंदे को हायर करें या कुछ करें। सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। पाकिस्तानियों को मसला ये है कि इनको कम्युनिकेशन नहीं आती है, इनके सही अंदर तालीम ये ठीक से हासिल नहीं करते, ये मेहनत नहीं कर रहे अपने ऊपर। जी। सही। थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते हैं हमजा, पाकिस्तान वापस आना चाहेंगे दोबारा, सेटल होना चाहेंगे? ऐसे तो आते पाकिस्तान जाते में रहे आया हैं। था 2023 की ईद जो है मैंने पाकिस्तान में ही की थी, और मैं डेफिनेटली पाकिस्तान आना चाहूँगा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं मोहब्बत करता हूँ नहीं अपने नहीं, मुल्क से। विजिट के लिए नहीं, परमानेंटली सोचते हैं कि नहीं परमानेंटली तो वापस शायद आना? कभी नहीं, कभी नहीं। उसकी रीजन? एब्सोल्युटली नॉट। रीज़न्स उसकी जो है वो बहुत ही क्लियर है। वो ये है कि पाकिस्तान में और हत्ता कि यहाँ पर भी जो पाकिस्तानी हैं, मैं यहाँ भी पाकिस्तानियों से थोड़ा बचता हूँ, कम मिलता हूँ, बहुत कम मिलता हूँ। शुरू में सही मैं बहुत मिलता सही था, लेकिन अब मैं कम मिलता हूँ, उसकी वजूहात मैंने आपको सही बताई। पाकिस्तान सही। में देखिए अच्छा, मुनाफ़िक़त। पाकिस्तानी हमजा एक चीज़ बताएं, हुँ, हुँ। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है आपका? मैं इस वजह से मेरा पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल है। अगला जो सवाल करने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा आप इस पैटर्न से हटके है कि कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में पीटीआई की बहुत स्ट्रेंथ है, जी। तो क्या ऐसा आपने फील किया है यूके में? 100% ऐसा ही है, 100% ऐसा है, लेकिन और मेरा खुद भी ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन, हम्म, लेकिन, लेकिन, लेकिन मसला असल में सारा ये है कि हमारे पास अनएजुकेटेड और जाहिल तबका इतना मौजूद है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, आप यकीन करें पीटीआई के अंदर यहाँ पर बैरिस्टर्स जैसे लोग मौजूद हैं, लॉ मेकर्स मौजूद हैं, हाईली क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन असल में जो आप ये तमाशा रोज़ाना टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं ना कि एवेंफील्ड के बाहर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हम्म, हो रहा है, हम्म, ये सब वो लोग हैं जो कि आप यकीन करें पिछले 20-20, 25-25 साल से पाकिस्तान नहीं गए। अब आप मुझसे सवाल करें कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? हाँ, यार बात है, आपको इतनी हाँ, फिक्र है तो अब आए, वो सही बात पाकिस्तान है। इसलिए अब पाकिस्तान वो इसलिए नहीं गए, यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह भी हम्म, आते हैं जो कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि वो इस तरह के पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। किस तरह? हम्म, कोई यहाँ पर आया बच्चा,
ठीक है, या कोई लड़की आई, अभी भी एक लड़की यहाँ पर है जिनको मैं जानता हूँ, एक रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करती हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आई हैं, ठीक है। वो बहुत वायरल हैं, आप लोगों ने भी देखा हो, मैं नाम लूँगा तो आप लोग समझ जाएँगे, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पर आई स्टूडेंट वीज़ा पे, उनके पास पैसे नहीं थे फ़ी देने के या कुछ भी करने के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट को जॉइन किया। इमरान खान को सपोर्ट करती थी पहले ही। सुबह शाम दिन रात एवनफील्ड के बाहर जाकर जो है वो गाली-गलौज, बदतमीज़ी, वीडियोज़ वायरल होना, शोर-शराबा, ये वो सारी चीज़ें उन्होंने की। उनके ऊपर पाकिस्तान में कट गई एफआईआर, और एफआईआर पाकिस्तान में कटना किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, ये उसके खुशखबरी लिए होती खुशखबरी होती है। एग्ज़ैक्टली, है। असाइलम। एग्ज़ैक्टली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। सबसे बड़ी बात, जो हमज़ा ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए अपनी तालीम के ऊपर, या किसी और ने यहाँ वो पर बराबर पैसे हो नहीं गए। किए, वो बच गए पैसे, वो बच गए। आपको फ़ी नहीं देनी वही यूनिवर्सिटी ना। से बाहर, ठीक है? अपनी तालीम हासिल नहीं करनी है। आपने असाइलम अप्लाई किया कि मेरे हालात ख़राब हैं, मेरी जान को ये है, मेरी ये है, मेरा वो है, घर के कुछ सामान बिखरा दिया और केस उसके बाद स्ट्रांग आपने हो गया। वीडियो बना के भेज दी कि इमिग्रेशन को हमारे साथ ये है, हम नहीं जा सकते, उनको असाइलम मिल गया। अब माशाल्लाह उनकी दूसरी बहन भी यहाँ आ गई हैं, ठीक है? वो भी असाइलम पे यहाँ मौजूद हैं, वो खुद भी यहाँ पे रह रही हैं। वो पिछले 5-7 साल में यहाँ से पाकिस्तान नहीं गई हैं कभी भी, ठीक है? वो कोशिश कर रही हैं कि माँ-बाप भी जो है वो यहाँ पर आ जाएँ। तो माशाल्लाह इस तरह से, अच्छा, इसे पीटीआई के दौर में नहीं हुआ। ये वो जब हैं कौन, अगर आप उनका नाम बता सकें, हम मैं नाम आपको जानना क्या चाहेंगे। बताऊँ, अब सुने, मैं अच्छा, क्योंकि चले देखिए चले मैं चले, छोड़े वजह छोड़े वजह ये छोड़े। है कि कुछ लोग इतने नेम एंड बदतमीज़ शेम होते हैं कि अच्छी उनके चीज है, मुँह सही नहीं बात लगना चाहिए। है। हाँ। अच्छा, और ये सिर्फ़ पीटीआई के दौर में नहीं हुआ, ये हाँ। नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी हुआ है। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों से मिला हूँ, हाँ। जब नवाज़ शरीफ को जिला वतन किया गया था, हाँ। 2008 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म, और जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, जब बीबी को जिला हम्म, वतन किया गया था 2008 से पहले, जब वो हम्म, बीबी की हुकूमत थी, 2002 से या उससे भी पहले, जब टेक ओवर किया था परवेज़ जनरल मुशर्रफ ने। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद के ऊपर जो है वो असाइलम्स अप्लाई किए, जिन्होंने नवाज शरीफ की उसके ऊपर अप्लाई किए। तो बेसिकली जब किसी भी लीडर के ऊपर बुरा टाइम आता है ना पाकिस्तान में, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के तो मज़े हो जाते हैं। उनको लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अब हम लोग, हम भी प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं, वो कभी गए हैं हम, लेकिन हम प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ जब गए हैं जब हमें जो है वो ऊपर की जो हमारी लीडरशिप है यूके की, जो एक पूरा एक सिस्टम है, उसमें सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। जब वो कॉल देते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, और एक डिसिप्लिन और एक जो हुदूद है, क्योंकि देखिए अब हम ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं, तो वो जो एक दायरा है ना, उस दायरे के अंदर रहकर हम चीज़ों को, अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करवाते हैं, ना लेकिन कि हमजा, हाउ डू यू गाली-गलौज, फील कि जब बदतमीज़ी, एंटी जहालत, ये सब। पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रही होती है पीटीआई, हुँ, और उसमें जूते वो मारे पीटीआई जाते नहीं कर हैं रही होती है। आर्मी वो चीफ पी की तस्वीर पे, जी, वो पीटीआई तो नहीं कर रही होती है, वो पीटीआई नहीं कर अच्छा, रही होती है। होता ये है, ये शहबाज गिल वही खड़े होते हैं ना वहाँ नहीं, पे। ये वही अनासिर हैं। देखें, अब देखें शहबाज़ गिल अगर वहाँ पर खड़े हैं, या और कोई लीडर्स वहाँ पर खड़े हैं, देखें अब ये वो कंट्री है जो कि आज़ाद कंट्री, यहाँ पर आप किसी को रोक नहीं सकते। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब देखें पीटीआई जो जेन्युइन वर्कर है ना, वो कौन है? जेन्युइन वर्कर वो है जिसके पास यहाँ पर पीटीआई की रजिस्टर्ड मेंबरशिप है और रजिस्टर्ड कार्ड है, ठीक है? ये जो मेजॉरिटी तबका है, ये जो स्पेसिफिक तबका है, ठीक है, ये उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। इनके पास ना पीटीआई की रजिस्टर्ड कार्ड मौजूद है। अब हम जो है वो साल की मेंबरशिप पे करते हैं, ठीक है, हम साल की अच्छा। मेंबरशिप पे करते हैं यहाँ की, और जो कि पाकिस्तान पैसा जाता है डिफरेंट चीज़ों पे खर्च होने के लिए, पार्टी के फंड्स के ऊपर। अब ये लोग जो मौजूद हैं, देखें, ये इनके पास ना रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप है ना कुछ है, ये सिर्फ अपने टिकटॉक वीडियोस बनाने आते हैं। ये अपने टिकटॉक वीडियोस अपने यूट्यूब को चमकाने के लिए आते हैं, जिससे ये वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं, जिनको वहाँ से मोनेटाइजेशन के बाद पैसा मिला है। अच्छा, हाँ, आप ये चीज़ देखें कितनी अच्छी है कि एक तो पहले उन्होंने असाइलम के बाद इन्होंने अपने इमिग्रेशन के मसले सॉर्ट आउट की, जो कि नंबर 1 इशू है किसी भी पाकिस्तानी के लिए, किसी भी इमिग्रेंट के लिए जो यहाँ आता है। दूसरी बात, अब तो सबसे बड़ी चीज़ ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भाई, अगर आपको अच्छी रीच मिल रही है टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, आपको वो प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहा है। तो अब मैं आपको बताऊँ, ट्विटर इस वक़्त आपको पता है ना, जब से इलन मस्क ने उसको कैप्चर किया है, तब से जो है उसके ऊपर ट्विटर भी आपको पैसे दे रहा है अगर आपकी रीच अच्छी है। आप यकीन करें, जिस लेडी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके फॉलोअर्स जो है वो 1000 से लेके आज तकरीबन जो है वो ढाई 3 लाख या 5 लाख के करीब हो गए, और ढाई 3 लाख 5 लाख के ऊपर इस वक़्त इनकम पता है कितनी है ट्विटर के ऊपर आपको? कितनी है, ना, आप मुझे बताएँ? पता नहीं। कोई नहीं, आइडिया है अंदाजा आपको? नहीं है? नहीं, कोई इस आइडिया। वक़्त जो इनकम है वो तकरीबन ढाई से 3000 पाउंड है। ढाई से तीन ढाई से हज़ार तीन हजार पाउंड पाउंड 2,500 से 3,000 पाउंड, ओए जी ओए। हाँ, और फिर क्योंकि वो उसकी क्यों वजह ना ये ये कि काम करें जी। वो वायरल है। नहीं, आप सुने मेरी बात, आप बात सुने मेरी। अब वो ढाई इसमें तो से फिर तीन इमरान हज़ार खान की पर्सनालिटी यूज की जा रही है, इसका मतलब। डेफिनिटली इट्स नॉट लेकिन यार अबाउट हमजा, इमरान खान, नो, 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 हमजा, मैन। आपने एक बात और इट्स की कि पीटीआई का असल चेहरा पढ़े लिखे पीटीआई के वर्कर्स या लीडर्स हैं। डेफिनिटली। पीएचडी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। अभी रिसेंटली शहबाज गिल साहब को मैं वैसे कम ही सुनता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो 10 फीट बर्फबारी भी करवा दी थी मरी में, शायद वो अंटार्कटिका में भी नहीं होती। ये कैसे पीएचडी हैं, कभी वो नोबेल इनाम दिलवा देते हैं और उस पर अड़ जाते हैं।
मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनसे एक्सपेक्ट, मतलब आपको फील नहीं होता कि यार एक तो पीएचडी ऊपर से पीटीआई के लीडर, फिर ये बातें कैसी कर रहे होते हैं कभी कभी। चले किसी को बुरा भला कहना वो एक अलग बात है सियासी, लेकिन टेक्निकली मोरली लोगों के जहनों को आलूदा कर देना कि नहीं ऐसा ही है और बज़िद हो जाना। अब वो देखिए नोबेल प्राइज वाली कैसी बचकाना बात थी, लेकिन नहीं, उस नहीं, पर मैं लगे मैं हुए हैं। मैं आपकी कुछ बातों से एग्री करूँगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें कुछ चीज़ों में जो है वो लीडरशिप के जो है वो भंड होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो है ये क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना मैं पार्टी से फंडिंग लेता हूँ, ठीक है? ना मुझे कोई किसी से बेनिफिट है, मैं एक इंडिविजुअल बंदा हूँ, मैं अगर किसी को सपोर्ट करता हूँ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर करता हूँ। अब मसला ये है कि अब आप देखें कि सबसे बड़ी चीज़ जो एक सबसे बड़ा भंड मारा था जिसमें जुल्फ़ी बुखारी ने सबसे बड़ा एक भंड मारा था। आपको याद होगा इमरान खान का नाम जब ऑक्सफोर्ड के लिए पेपर्स सबमिट हो रहे थे, नॉमिनेट नहीं हुए थे, पेपर्स जी जी। सबमिट हो रहे थे, ठीक है? हम्म, इमरान खान को नॉमिनेट कर दिया गया। इमरान खान को नॉमिनेट कर दिया हाँ, गया और इमरान खान जो है वो जीत गए। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, जी ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने अपने पार्टी ग्रुप्स के अंदर मैंने कहा यार ये हाँ, क्यों हो रहा है? मैंने कहा मुखालफिन को तो पहले से पता चल जाएगा आप क्या काम करने के लिए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रिपेयर करेंगे। यही हुआ कि नून लीग का एक बंदा था, वो यूथ का यहाँ पर प्रेसिडेंट है। उसने जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल की और उसने चीज़ें की, वो उन्होंने उसको कैंसिल करा दिया। मतलब पीटीआई का हमारा मसला ये है कि हम लोग जो है ना चीज़ों का शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं, ठीक है? चीज़ों को जो है ना वो मतलब प्रॉपर अंदाज में करने के बजाय हम लोग उसका शोर इतना कोहराम मचा देते हैं कि वो चीज़ें फिर हो नहीं पाती हैं। अच्छा, आपने शहबाज गिल साहब की बात की जिस हवाले से, देखें हर पार्टी में आपको हर तरह के लोगों को रखना पड़ता है, सही है? नहीं, अब मैंने पढ़े लिखे आप लोग कहा देखें था ना, देखें मैंने कहा सुने, पीएचडी से ज्यादा क्या पढ़ेगा बंदा। नहीं, नहीं, सुने मेरी बात सुने ना। देखिए सिर्फ़ पीएचडी की बात नहीं है ना, बात ये है असल में कि पार्टी में आपको मैं इस वक़्त एजुकेशन की बात नहीं कर रहा सिर्फ़। मैं इस वक़्त बात ये कर रहा हूँ पार्टी में आपको हर तरह के लोगों को स्पेस देनी पड़ती है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब जिस तरह के लोग पीटीआई में मौजूद हैं, उस तरह के कुछ लोग नून लीग में भी मौजूद हैं। तो आप मुझे एक सही बात का बात। जवाब दें, आप मुझे एक बात का जवाब देंगे कि यहाँ से कोई बैरिस्टर जो कि एक बहुत काबिल पढ़ा-लिखा बैरिस्टर है, अभी वो यूके के जो है प्रेज़िडेंट भी रहे हैं लंदन के और तकरीबन को 3 टर्म्स तक वो प्रेज़िडेंट रहे, वो इंतहाई काबिल आदमी हैं, इंतहाई काबिल आदमी हैं, उनकी यहाँ बहुत बड़ी लॉ फ़र्म है। वो कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकते, ठीक है? शहबाज़ गिल जैसे लोग नून लीग में मौजूद हैं। अब आप मुझे बताएँ नून लीग से जब राना सनाउल्लाह जैसे लोग जब वो बात करते हैं घटिया या गंदी बातें करते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताएँ उनको जवाब कौन देगा? उनको जवाब देने के लिए भी तो फिर इन्हीं जैसे लोग चाहिए ना जो इन इन यानी कि जैसे आप लोग कह रहे जब हैं इक्वली गंदे हैं नून लीग और पीटीआई वाले, इक्वली नॉट गंदे हैं। एवरीवन, नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल। अगर कुछ अच्छे लोग नून लीग में मौजूद नहीं हैं, तो अच्छा, कौन अच्छे कोई लोग अच्छा पीटीआई चेहरा में भी नून मौजूद लीग हैं। का और पीटीआई का अगर आप मुझे बताएं, भाई अच्छे चेहरे जिसने कभी कोई अगर आप मतलब एक बहुत ही स्लैंग में बात करने कभी कोई चवल नहीं मारी हो। हाँ, नहीं चवल तो देखें, अब मसला ये है कि देखें मैं आपको एक बात बताऊँ। अच्छा, असल में सारा मसला ये है कि जब आप 24 घंटे मीडिया इंटरैक्शन में रहते हैं ना, ठीक है? जब आप हर सही वक़्त ही बात। मीडिया के अंदर बात कर रहे होते हैं, तो सम टाइम सही आपके बात। मुँह से चले कभी-कभी हम जो एक है वो यूजलेस डिस्कशन की तरफ चले गए, चले हमजा इस जी, पे जी। हम जी, लोगों जी। को मसला हमारा मामला ये है कि गाइड करें। चले एग्ज़ैक्टली। अब एक नॉर्मल पाकिस्तानी जो वहाँ पर हैं कुछ अरसे से, उनके बारे में बात बता रहे, ज़रा आप हुँ, मिलते-जुलते होंगे तो थोड़ा बहुत हुँ। इंटरेक्शन रहता होगा। जी, जी। वो शनाख्त के क्राइसिस में मुब्तला तो नहीं है कि पाकिस्तानी शनाख्त को मेंटेन करते हैं, वो आधा तीतर आधा बटेर रिलीजियसली और कल्चरली हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, या वो टोटली गोरा मुआशरा उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियत पाकिस्तानियों से ज़्यादा मौजूद है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो यहाँ पर अपनी सराउंडिंग्स, अपनी कम्युनिटीज़ में रहता है। चाहे सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर, आप रशियंस की बात करें, आप इटालियंस की बात करें, हुँ, आप किसी भी कंट्री की बात हुँ, करें, किसी भी कंट्री की हुँ, बात करें, तो हर इंसान हुँ, ने यहाँ पर बेसिकली ना अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, जिस तरह पाकिस्तान में कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी सही। है, वो मेजॉरिटी ईस्ट लंदन में होती है, लंदन की स्पेसिफिकली मैं बात हुँ, करूँ। तो इस तरह हुँ, का माहौल है। अच्छा, जहाँ तक हुँ, बात है गोरा कल्चर की, देखिए गोरा कल्चर तो जब मेजॉरिटी स्टेक ही यहाँ पर जो है वो एशियंस का है, तो फिर गोरा कल्चर यहाँ पर क्या होगा? लेकिन हाँ, हुँ, हुँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि जिन चीज़ों में एक यहाँ पर आपको बड़ी नज़रें खोल के रखनी पड़ती हैं, जिसमें बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आपके अपने नहीं हैं। यहाँ पर स्कूल में जो एक जो तालीमी निज़ाम है, ठीक है? वो एक इंतहाई ख़तरनाक तालीमी निज़ाम है। ख़तरनाक तालीमी निज़ाम इस तरीके से है कि वहाँ पर वो उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो कि हमारे इस्लामिक कल्चर से जो है वो मुनासबत नहीं रखती हुँ, हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी हुँ, मसाजिद ने अब अपने कॉलेजेस और स्कूल बना लिए हैं, जहाँ पर मुस्लिम बच्चे बहुत सारे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। इस कंट्री में रहते हुए देखें, अगर आप परदेस में मौजूद हैं, तो आपको ज़िंदगी के 50 साल बाद भी आपसे ये बात पूछी हुँ, जाएगी कि ओरिजिनली वेयर आर यू फ्रॉम?
यू गेटिंग माय ओह! पॉइंट? तो जी हाँ, ये शनाख्त आपकी हमेशा पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप ब्रिटिशर्स या अमेरिकन्स होने के बावजूद भी आपको सारी ओह! ज़िंदगी ये बात बतानी पड़ेगी। वो आपसे पूछेंगे कि ओरिजिनली वेयर आर यू फ्रॉम? आइदर यू बोर्न हियर और नॉट, ठीक है? अगर आप यहाँ पैदा भी हुए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भई मेरे माँ-बाप जो है वो यहाँ से थे। और इनफैक्ट जब आप किसी जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म के अंदर भी ये चीज़ मेंशन होती है कि जो है जी, आपकी नेशनैलिटी क्या है, वो आपने बता दिया कि भई मैं ब्रिटिश हूँ, ठीक है? ब्रिटिश नेशनल हूँ, लेकिन फिर उसके बाद एक नीचे ओरिजिन सेक्शन भी होता है पूछते हैं फिर। उसमें आपको बताना है कि आप बंगाली ब्रिटिशर हैं या पाकिस्तानी ब्रिटिशर ओह! हैं या फिर कोई और कंट्री के हैं। अब बिलफ़र्ज़ कोई शख़्स वहाँ पे आया है 20, 25, 30 साल पहले, उसके बच्चे हुँ। वहाँ पैदा हुए, बॉर्न ब्रिटिशर्स हैं, लड़का-लड़की। तो वो जो एक जनरेशन गैप और एक समझ लें रीजनल गैप जो आ जाता है, उसके माँ-बाप पले-बड़े हैं 70s या 80s या 90s में पाकिस्तान में, वो बच्चा पला-बड़ा है 2000 के बाद और वो बॉर्न ब्रिटिशर है। तो ये जनरेशन गैप प्रॉब्लम करता है और ये खित्ते का जो गैप है कि वो कहाँ पल बढ़ रहा है, माँ-बाप कहीं और पले-बड़े हैं, उनकी वैल्यूज़ का डिफरेंस, उस बच्चे की वैल्यूज़ का डिफरेंस। क्योंकि हम सुनते हैं कि जी टीनेज में यूके का जो बच्चा या बच्ची है वो समझ लें इंडिपेंडेंट हो जाता है और ये एशियन ख़ासतौर पे पाकिस्तानी मुसलमान माँ-बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा है? अच्छा, आपका सवाल जो है ना मैं थोड़ा-सा करेक्ट करूँ कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है बेसिकली। अब जो मैंने आपसे अभी शुरू में बात की थी कि यहाँ के ब्रिटिशर्स जो बच्चे हैं, उनमें और पाकिस्तानियों में क्या डिफ़रेंस है जिनका ब्रॉट अप पाकिस्तान में हुआ है। पहली बात ये है कि यहाँ के बच्चे काम नहीं करते या अगर काम करते भी हैं तो वो हफ़्ते में 1 या 2 दिन काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि उनके अपने खर्चे निकल जाएँ या उनकी जो अपनी बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर हुँ, एक्टिविटीज़ हैं या जिसको मैं एक थोड़े ओपन वर्ड्स में कहूँ जो हुँ, उनकी अपनी अय्याशी है, ठीक है? वो जो हुँ, है उनसे पूरी हो जाए, वो अपने खर्चे निकाल लें। अच्छा, हुँ, पहली बात ये है कि यहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं, अब ये चीज़ मैंने अपने आप को अभी से अंडरस्टैंड करवा ली है, खुद से जानबूझ के कि यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपके नहीं हैं। यहाँ पर माँ-बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है? ये मैं आपको कैटेगोरिकली बात कह रहा हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी या जो एशियन बच्चे भी हैं, क्योंकि यहाँ तालीमी निज़ाम इस तरीके से है। यहाँ का तालीमी निज़ाम वो है कि जिसमें आपको सिर्फ़ वो सिखाते हैं यहाँ के बच्चों को कि आपकी बॉडी है ना, आपका जो जिस्म है, सिर्फ़ वो आपका अपना है, उसके अलावा आपका कोई अपना नहीं है यहाँ पर। आपके माँ-बाप भी अपने नहीं हैं। अगर आपके माँ-बाप ने भी आपसे जो है ऊँची आवाज़ में बात की, आपने फ़ौरन पुलिस को कॉल करनी है। पुलिस उठा के माँ-बाप को लेके जाएगी, आपने बच्चों के ऊपर ज़ुल्म किया। अगर आपका छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जो है वो हॉस्पिटल गया और उसके जिस्म के ऊपर अगर थोड़ा-सा एक निशान भी है और डॉक्टर को इस चीज़ का डाउट हुआ कि माँ-बाप ने जो है वो उसको टच भी किया या इस तरीके से किया, तो वो बच्चा आपसे लेकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे देंगे और फिर 18 साल के बाद जब वो बच्चा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से निकलेगा तो उससे पूछेंगे कि आपने अपने माँ-बाप के पास रहना है या नहीं रहना है। तो पेरेंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस कंट्री, क्योंकि उसकी और यहाँ पर सही, बहुत सारे माँ-बाप जो है वो इस अज़ियत का शिकार भी हैं। तो मतलब सही। मैंने क्योंकि बड़ी यंग एज में मैं यहाँ पर आ गया था तो मैंने इन चीज़ों को जब देखा तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ और ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला हुँ, है किसी माँ-बाप के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर सही, माँ-बाप को अपने लिए पहले से चीज़ें सिक्योर करके रखनी चाहिए कि हमारे पूरे टाइम में जो है वो यहाँ पर किस तरीके से होगा। आप यकीन करें मैंने 60-60 साल 70 साल ये गोरा एनवायरनमेंट है, यही गोरा एनवायरनमेंट है। मैंने 60-60 साल 70-70 साल के लोगों को आप यकीन करें बेचारे जो ट्रॉली होती है ना ग्रोसरी जिसके अंदर रख के लेके जा रहे होते हैं, तो उस जी, ट्रॉली मैंने देखा है 60-60 70-70 साल की बूढ़ी अम्माएँ और माँ-बाप जो है वो बेचारे उसको घसीट-घसीट के लेके जा रहे होते हैं और बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास 3-3 बेडरूम के हाउस हैं, वो अपने घर के अंदर रह रहे हैं अपनी फैमिली से, तो वो माँ-बाप को नहीं पूछते। तो वो माँ-बाप को बेसिकली ये कहते हैं जब अगर माँ-बाप उनसे ये बात कहें कि भई हमने तुम्हें बड़ा किया, ये किया, वो किया, तो उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब ये होता है कि दिस इज़ नॉट द न्यू थिंग। उन्होंने कहा कि आपने जो है वो आपके माँ-बाप ने आपको बड़ा किया, आपने हमें बड़ा किया, तो आपने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये सारे माँ-बाप हुँ, करते हैं। ठीक है? तो ये उनका होता है और माँ-बाप की यहाँ वैल्यू सिर्फ़ इतनी है कि वो जब तक बस साथ रह रहे हैं, उनसे बेनिफिट ले रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं, उसके बाद माँ-बाप की यहाँ कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी उनसर के अंदर। वो अलग बात है कि किसी ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है और ऐसी फैमिलीज़ भी मैंने देखी हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि जिनके बच्चे बहुत हुँ, फर्माबरदार हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पले-बड़े हैं। तो यहाँ पेरेंटिंग जो है ना इटसेल्फ एक फुल टाइम जॉब है। जो कि हुँ, लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी वजह यहाँ माँ-बाप दोनों ही काम कर रहे होते हैं। जब वो दोनों काम कर रहे होते हैं तो बच्चों के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे पाते। लेकिन जिनकी घर की ख़वातीन ने बच यानी जो एक बेसिकली जो पेरेंटिंग एक फुल टाइम जॉब है जो अगर ठीक से कर ली 10 साल कम से कम 10 साल कर लिए, ठीक है? उसके बाद वो बच्चे जो है वो उनके हो जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ बच्चे अपने नहीं हैं और मैंने अपनी सराउंडिंग अपने रिलेटिव में इनफैक्ट ये चीज़ देखी है। जिस तरह से वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। सही।
और दूसरा एक इस्लामोफोबिया की बात की जाती है, ये प्रॉब्लम नज़र आता है अगेंस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम्स अच्छा, वहाँ पे? मैं जब यहाँ पर आया था, अच्छा, इस्लामोफ़ोबिया के अंदर ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज़ के लोग आते हैं, सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं आते हैं। हुँ, हुँ। मैं जब यहाँ पर आया था, मैं इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता था, ना मैं यकीन करता था, क्योंकि मुझे हर चीज़ सही नज़र आती है। उस वक़्त कोविड का टाइम था। लेकिन नहीं, इस्लामोफ़ोबिया मौजूद है, और इंतहा की हद तक मौजूद है। इस हद तक मौजूद है कि आपके साथ कभी भी आप कहीं जा रहे हों, वैसे तो ये सिक्योर कंट्री है, लेकिन कभी भी आप कहीं जा रहे हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और देखें, जो हालात इस वक़्त पाकिस्तान में, देखें, दुनिया में सारे काम होते हैं। आपको क्या लगता है लंदन में मोबाइल नहीं छीनते? लंदन में सबसे ज़्यादा मोबाइल छीनते हैं। साइकिल के ऊपर वो आते हैं, आपके सर के ऊपर हाथ मारते हैं, और उसके बाद वो आपका मोबाइल ऐसे ही छीन कर ले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आप पकड़ भी नहीं सकते उनको, ठीक है? आपको क्या लगता है यहाँ पर घरों में चोरियाँ नहीं होती हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर घरों के अंदर जो है वो लोग नहीं घुसते हैं? आपको क्या लगता है कि आप राह चलते हुए जा रहे हैं, आपको जो है वो पाकिस्तान में तो गोली मार के चले जाते हैं ना, यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से स्टैप करते हैं, और यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी स्टैबिंग, हाँ, इंसिडेंट हुए हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चे यहाँ पर, आप यकीन करें, पाकिस्तानी बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे यहाँ पर मैंने देखे हैं, जिनको स्वॉर्ड होती है ना, जो तलवार होती है, उससे उस हुँ, बच्ची को हला के गया। मेरे घर के पीछे एक जगह है, वहाँ पर वो छोटी बच्ची थी, पाकिस्तानी बच्ची थी, किसी पंजाब के इलाके से वो लोग हुँ। माँ-बाप यहाँ पर आए हुए थे। उनकी बच्ची को कोई काला था, उसने इस तरह से उसको स्टैप किया कि वो बच्ची उसी वक़्त दम तोड़ गई। तो देखें, दुनिया में सारे काम हर और जगह पर। वो जिसने चाकू से मारा था वो कौन था? नॉन वो मुस्लिम था? कोई ब्लैक गाय था वो, या पता नहीं कोई यूरोपियन था वो, शायद कोई यूरोपियन था। और तो ये ये चीज़ है। मतलब हेट क्राइम्स मुसलमानों के खिलाफ एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। It's not about मुसलमानों के खिलाफ, it's for everyone. एनीवन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन हाँ, हेट नहीं तो फिर क्राइम्स भी मौजूद इस्लामोफोबिया तो हैं। नहीं हुआ ना, या ये तो हम ये नहीं, कह सकते हैं इस्लामोफ़ोबिया तो जनरली है, क्राइम्स हैं। इस्लामोफ़ोबिया है। हाँ, अभी आप देखें लीड्स में क्या कुछ हुआ, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को फ़ॉलो करते हैं, आई डोंट जी, नो, जी, मुझे जी। नहीं पता। लीड्स में भी क्या हुआ, मैनचेस्टर में भी क्या हुआ, पिछले 2-3 महीने पहले जो जलाओ-घिराओ और वो पथराव और वो सारी चीज़ें होना, तो ये कि हेट क्राइम्स तो मौजूद हैं, ये तो है, अच्छा, डिफरेंशिएशन इसी मौजूद है। लीड्स वाले, और जो आपने खुद एक बात कर दी है, 2002-2024 के वाक़यात थे, 2 हुँ, वाक़यात हैं। हुँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी रिसेंटली यूके पुलिस रिपोर्ट्स के कुछ पेजेज़ लीक हुए हैं, डेली मेल पे खबर छपी थी, हुँ, कि जो हिंदुत्व हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, और हुँ, उन्होंने जो वहाँ पे जो फार राइट ग्रुप्स हैं जो गोरों के, उसके साथ बिल्कुल, मिलके मुसलमानों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयों का बिल्कुल, प्लानिंग वगैरह जैसी बात की गई है। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसा ये ही, एलिमेंट बिल्कुल नज़र ऐसा आता है, ये एलिमेंट नज़र आता है वहाँ? है। देखिए, हर कंट्री की जो डिप्लोमेसी है, वो डिप्लोमेसी है क्या? डिप्लोमेसी है ही हुँ, यही कि आप किस कंट्री को जो है वो किस तरीके से, किस मतलब जो ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पर आप उनको जो है वो पोर्ट्रे करें। डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी है यही। तो इसके लिए ज़ाहिर है हुँ, फंडिंग होती है दुनिया भर में, और मैं सिर्फ़ कहता हूँ कि आरएसएस नहीं, मतलब ज़ाहिर है इंडिया तो करता ही है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें तो कोई ढकी-छुपी बात ही नहीं है, और हमने तो कुछ ऐसे लोग भी हुँ, देखे हैं यहाँ हुँ, पर हुँ, कि आप यकीन करें कि वो अच्छा, जो प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ पर, आप यकीन करें वहाँ पर कुछ हुँ, इस तरह के लोग भी होते हैं जो बड़े अजीब, मतलब जो है ना, उनके जो हुँ, रिएक्शन होते हैं बहुत अजीब होते हैं, यानी वो हर चीज़ को ऑब्जर्व हुँ, कर रहे होते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हमने इस तरह के लोग भी देखे हैं प्रोटेस्ट के हुँ, अंदर यहाँ पर, ठीक है। अब वो कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, उसका किसी को नहीं पता, लेकिन वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, हम लोग देख के पहचान हुँ, जाते हैं कि यार ये हर चीज़ को मॉनिटर हुँ, कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हुँ, हैं हर इंसान की। तो हुँ, इस तरह के लोग भी यहाँ पर जो है ना वो मौजूद होते हैं। तो यकीनन फार राइट ग्रुप जो है वो तो, फार राइट ग्रुप का जो बुनियादी मकसद है ना, वो ये है कि वो ये चाहता है कि यहाँ पर जितनी इमिग्रेशन हुई है, ठीक है, उसको यहाँ से कट ऑफ किया जाए, और यहाँ से लोगों को किक आउट किया जाए, ताकि ब्रिटिशर्स को जॉब मिले। जबकि हुँ, अगेंस्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग काम भी तो नहीं करते ना, ब्रिटिशर्स काम ही नहीं करते। ये हुँ, ब्रिटिशर्स जो हैं बेसिकली, ये सेटअप बिल्डअप करते हैं, काम लेते हैं एशियंस से, हुँ, इमिग्रेंट से। तो ये बेसिकली वो चीज़ है, जो कि आपको याद है जब आप, मतलब जो स्टडी अगर आपने भी किया हो, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिश इंडिया था, तो वहाँ पर जो है वो टॉप मैनेजमेंट पे जो क्वीन थी, वो सारे ब्रिटिशर बैठे होते थे, और जो देसी लोग हैं उनसे वो काम करवाते थे। हुँ, तो निज़ाम अभी भी वही है, लेकिन अब वो थोड़ा-सा हुँ, मॉडर्नाइज़ हो गया है, ठीक है? काम और सारा काम जो जितना लेबर वर्क है वो सारे एशियंस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक हुँ, है? और ऊपर जो क्रीम है वो बैठ के सारे हुँ। गोरे खा रहे हैं। ये निज़ाम है। अच्छा, सेक्सुअल हैरेसमेंट के वाक़यात पेश आते हैं वहाँ पे? ये चलिए उसकी बहुत ही एक छोटी किस्म, जो कि लड़की क्या पहनी हुई है, किस एज ग्रुप की है, तो घूरना उसको, और उसके साथ अगर उसकी फैमिली उसको अनकम्फ़र्टेबल कर देना, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर बात है बहुत आम है चीज़। तो वहाँ पर भी ये मसाइल हैं, घूरने-वूरने के? यार, सेक्सुअल हैरेसमेंट की मैं क्या बात करूँ, मतलब पाकिस्तान में तो क्या ही होंगे।
जो यहाँ हैं, हुँ, और कौन हुँ। लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, मैं अब उनके बारे में भी क्या करूँ? मुझे अपने मुल्क के बारे में कोई बुरी बात करना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए करना नहीं चाहता। लेकिन ये कि देखिए हम ये इस कॉन्टेक्स्ट जिस में भी पूछ रहा हूँ मैं, सॉरी आपकी बात काटी हमज़ा, माज़रत। हुँ, सुहेला ब्रेवरमैन वज़ीर दाखिला थीं यूके की। उन्होंने हुँ, कहा था कि यहाँ पे जो छोटी बच्चियाँ, जो गोरी बच्चियाँ हैं, हुँ, हुँ। उनके खिलाफ जराइम में पाकिस्तानी मुसलमान इन्वॉल्व हैं, जिसकी बड़ी यहाँ से मज़म्मत की गई थी। तो ये हम पाकिस्तानियों की तरफ से किया जाता है या वहाँ का लोकल गोरा ही ठरकी है, देखें या ये दोनों देखें बातें गलत हैं? देखें एक बात समझें आप। देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट वो एलिमेंट है जिसके अंदर सब मौजूद हैं, और ये शुरू कहाँ से हुई, सबसे बड़ी बात ये कर कौन रहा है ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुई आपको वो उस चीज़ की जो है ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। देखिए ये गोरा कल्चर है, ठीक है? ये स्टार्ट हुई व्हाइट जो यहाँ की है ना कम्युनिटी, देखेंगे उनकी तरफ से स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी लड़कियां भी मौजूद थी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनकी साथ जो है जिनसी ज़्यादती की गई उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स की तरफ से, और वो व्हाइट थे, ठीक है? वो गोरे थे, वो यूरोपियंस थे। तो उनके साथ जिनसी ज़्यादती उनके घर के अंदर उनके फैमिली मेंबर्स ने की, ठीक है? तो बेसिकली जो शुरुआत है ना, वो यहाँ पर इस गोरा कल्चर ने की है, ठीक है? फिर उसके बाद इसको अडॉप्ट किया है देसी कम्युनिटी ने भी। तो शामिल इसमें सब हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट करके ये बात कह रहे हैं कि इसको सिर्फ़ जो है हुँ, वो मुस्लिम लोग कर रहे हैं, ये बात गलत है। हुँ, लेकिन हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अलावा भी अगर मैं बात करूँ कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि कंसेंट के साथ किया जाता है, उसमें हुँ, हमारी ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के लड़के और लड़कियां बराबर के हिस्सेदार हैं, और ये सब चीज़ें मेरी अपनी आंखों देखी और सुनी हुई, समझी हुई और सराउंडिंग्स में देखी हुई हैं। तो हमारे जो मैंने आपको कहा ना ये बच्चे हाथ में नहीं है, ठीक है? तो यहाँ जो लड़के हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी और जो लड़कियां हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, नॉट ऑल ऑफ दैम, आई वुड से अगेन नॉट हुँ, ऑल ऑफ दैम। यहाँ बहुत सारी अच्छी फैमिलीज भी हैं, हुँ, पढ़ी लिखी फैमिलीज भी हैं, डिसेंट हुँ, फैमिलीज भी हैं, लेकिन हुँ, हाँ हुँ। इन्वॉल्व हैं, मैं इसको झूठ नहीं कहूँगा, इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एक और एलिमेंट है यूके में, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस्लाम। तो इसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है आपको यूके में? किस चीज़ का, सॉरी? यूके के बारे में कहा जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन अगर यहाँ पर है, लोग ये कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो 100% इस्लाम की ऐसा ही तरफ है, हैं। तो हंड्रेड ये परसेंट ऐसा है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, और उसकी बिल्कुल रीज़न ही क्या ऐसा है? है। टीचिंग उसकी है या कोई रीज़न और वजह? नहीं, नहीं, उसकी रीज़न ये है, एक तो देखें पहली चीज़ ये है कि जो अब देखें इसकी 2-3 रीज़न है। नंबर 1 रीज़न ये है कि देखें फिर भी जो है वो इस्लामिक कल्चर में यहाँ पर शादी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। शादियाँ लोग करते हैं, वो अलग बात है कि डाइवोर्स रेशियो यहाँ पर शादी से ज़्यादा है। यहाँ डाइवोर्स जो है वो हुँ, उससे भी ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और रिलेशंस की तो यहाँ कोई हैसियत है ही नहीं ना, यहाँ तो हुँ, रिलेशंस की कोई वैल्यू हुँ, नहीं है। आप कौन हैं, या हुँ, यहाँ पर इनफैक्ट हुँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के भी राइट्स हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपनी वाइफ को यहाँ पर अगर उसकी कंसेंट नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। हुँ, और अगर आपने उसको उसकी कंसेंट के बगैर टच किया, रिलेशन में होने के बावजूद लीगली, ठीक है? हुँ, तो हुँ, वो पुलिस आपको उस पे अरेस्ट कर सकती है कि आपने विदाउट हर कंसेंट हुँ, हाउ कुड यू यू नो टच हर। तो ये यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा हाँ, अब देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखें पाकिस्तानियों में या मुस्लिम्स के अंदर जो ओवरऑल जितने भी कंट्रीज़ थी उसमें शादी का निकाह का कॉन्सेप्ट है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है बच्चे पैदा होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, हुँ, यू नो हुँ, जिनमें हुँ, तादाद बनिस्बत गोरों की ज़्यादा होती है। गोरे शादी नहीं करते। गोरों के बच्चे हुँ, ज़रूर पैदा हो जाते हैं लेकिन गोरे शादी नहीं करते, लेकिन उनके बच्चों की तादाद भी बहुत कम ही होती है, जो कि वो भी एक्सीडेंशियल होते हैं, ठीक है? वो डेलिब्रेट नहीं होते, वो एक्सीडेंशियल होते हैं। तो हुँ, इस वजह ये भी एक रीज़न है, और दूसरी बात ये कि इमिग्रेशन बहुत बड़ी तादाद के अंदर हो रही है, तो सही, वो एक एक सही। एक है। तो आप समझ लें कन्वर्जन हुँ, रेशियो है, लेकिन कन्वर्जन रेशियो कम है हुँ, बनिस्बत ये कि इमिग्रेशंस की तादाद, इमिग्रेंट की तादाद बढ़ हुँ, रही है। अब यहाँ पर आपको एक बात जान के हैरत होगी, कुछ फैमिलीज़ यहाँ पर ऐसी हैं जिनकी चौथी नस्ल यहाँ जवान हो गई है। चौथी हुँ, नस्ल जवान होने का मतलब ये है कि उस फैमिली का 150 बंदा इस कंट्री के अंदर मौजूद है, 150 से 200 हुँ, बंदा। हुँ, हमारे एक जानने वाले हैं, वो यहाँ पर उनका ग्रोसरी स्टोर है बहुत बड़ा, अल मदीना के नाम से। हुँ, उनकी जब शादी में या किसी ईद की दावत में जब गैदर होते हैं तो 300 लोग होते हैं उनकी फैमिली में। 300 पीपल मैन, कैन यू इमेजिन कि वो कब के हुँ, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर लोग उस दौर के भी आए हुए हैं कि जिस दौर में लोग यहाँ पर जो है ना बोट्स के थ्रू यहाँ पर आते थे, 1960s, 1970s, और उसके अलावा 1961, उस टाइम के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनकी चौथी नस्ल यहाँ पर जवान हो गई है। तो इसलिए देखें अब ज़ाहिर है तादाद तो बढ़ेगी ना, क्यों नहीं बढ़ेगी? हुँ, हुँ।
सही है। जी। सही है हमज़ा रिज़वान, आपका बहुत कीमती है, पूरा घंटे से ज़्यादा ही वक़्त ले लिया, 20-25 मिनट मैंने कहा था, लेकिन जी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत चीज़ों पे आपने क्लैरिटी दी। इंशाल्लाह फिर किसी और अहम टॉपिक पर आपसे इंशाल्लाह। डिस्कशन रहेगी। बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा, बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।